हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन। आप सबका स्वागत है। सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में भी, पार्ट 1 था वो। इससे पहले के चैप्टर्स भी देखना, 13th तक ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ये 14.2 है, ठीक है। 14.1 भी मैंने कवर किया हुआ है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन का पहला भाग है वो। तो इन सबको देखना। एंड अगर बात करें सेंटर एंड स्टेट रिलेशन की, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है अगर समझना है इसको तो, ठीक है। पहला है इनके रिलेशन की बात करें तो लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। दूसरा है एडम से रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। और तीसरे लेवल पे आता है फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है। तो ये 3 लेवल पे रिलेशंस को समझना है। एक लेवल पे हमने ऑलरेडी समझ लिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो रिलेशन है सेंटर और स्टेट का, उसको इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। और अगले वीडियो में फाइनेंशियल रिलेशंस को हम लोग समझ लेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन इसी चैप्टर में कुछ रिकमेंडेशंस थे डिफरेंट कमिटीज़ की, जैसे कि राजमन्नार कमेटी की, सरकारिया कमेटी की, ठीक है। और लास्ट में पूंजी कमीशन भी है। तो ये सबके कुछ रिकमेंडेशंस थे रिलेटेड टू सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, तो उसको भी जान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको सब्सक्रिप्शन से होता क्या है, बेल आइकन भी अगर आप दबा लेते हो, बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लेते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है सारी वीडियोस का। एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, अच्छा कंटेंट होता है, बिलीव मी, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होता है। इंडियन इकोनॉमी वाली सीरीज़ एक अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पे 57 आवर्स का कोर्स है ये। एंड काफ़ी सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। PDF ऑल्सो अवेलेबल है इसका, तो लोग कंप्लीट करके इसको रिवाइज कर रहे हैं दनादन। और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यहाँ पे ज़बरदस्त, बहुत सारा एफर्ट डाला था मैंने। एंड तो ऐसे पढ़ना होता है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करके। पॉइंट वाइज पढ़ते हैं हम लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की जब बात करें तो आर्टिकल में प्रोविजंस के हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन सेंटर और स्टेट के बीच में दिखाते हैं। तो देखिए 256 से लेकर 263 इतने प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, जिनमें डिफरेंट प्रोविजंस दिया गया है। ये पार्ट 11 में आता है, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ये सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। एंड कुछ अदर आर्टिकल्स हैं जो सेम मैटर पे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखिए हमने लेजिस्लेटिव पावर का डिस्कशन कर लिया था। एडम की बात करते हैं हम लोग तो एग्जीक्यूटिव वर्ड आता है। एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें एग्जीक्यूशन बहुत सारा होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, देखिए अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेजिस्लेचर रिलेशनशिप में अगर बात करें सेंटर और स्टेट में, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। देन आता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, और लास्ट में ज्यूडिशरी आता है। 3 ऑर्गन्स होते हैं। और एग्जीक्यूटिव का रोल होता है एडम से रिलेटेड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन से लोग होते हैं? एग्जीक्यूटिव में PM along with his council of ministers, then इसमें प्रेसिडेंट भी होते हैं एंड सो ऑन। इसमें और भी लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी वगैरह ये सब, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स का। एडम है तो एग्जीक्यूटिव तो आएगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जस्ट डिवाइड किया गया है जैसा कि डिवीजन लेजिस्लेटिव पावर्स का है स्टेट और सेंटर के बीच में। स्टेट और सेंटर के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम लाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एग्जीक्यूटिव पावर का, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। डेफिनेटली बिल्कुल एग्जैक्ट तो होगा नहीं, कुछ केसेस को छोड़ के सेम ही लाइन पे है।
एग्जीक्यूटिव पावर अगर सेंटर की बात करें तो उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो होल ऑफ द इंडिया पे लागू होता है इन द मैटर्स ऑफ विच द पार्लियामेंट लेजिस्लेट, ठीक है, जहाँ पे पार्लियामेंट ने लेजिस्लेट किया है ऑलरेडी, तो जहाँ पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट करता है तो डेफिनेटली एक्सिक्यूशन भी होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे सेंटर लेवल का एक्सिक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। और जहाँ पे टू एक्सरसाइज ऑफ राइट्स अथॉरिटी एंड जुरिडिक्शन बाय एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट, तो कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट के द्वारा अगर मान लीजिए कि पावर है सेंटर का, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट कहाँ मिलता है, बेसिकली स्टेट कई बार ट्रीटी कर लेती है कि भाई ये भी एक्सिक्यूशन, स्टेट वाले मैटर में भी एक्सिक्यूशन का पावर हम सेंटर को देते हैं, एग्रीमेंट हो जाए तो वैसे केस में भी सेंटर वहाँ पे एक्सिक्यूशन करता है। अब बात करेंगे स्टेट कहाँ कहाँ एक्सिक्यूटिव पावर है स्टेट का, तो डेफिनेटली यार जहाँ पे लेजिस्लेशन का पावर है स्टेट का अपने एरिया में ही, ऑन द मैटर्स ऑन विच स्टेट लेजिस्लेट, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेट करता है, जहाँ पे पावर है उसको, वहाँ पे ही इसके पावर्स हैं एक्सिक्यूशन के। लेकिन दोनों के पावर्स होते हैं कहीं ना कहीं, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ उसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में लेजिस्लेचर का जो पावर है, वहाँ पे कानून बनाने का जो लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, रिलेशन है, वो है कि दोनों बनाते हैं इस पे, दोनों इन मैटर्स पे सेंटर और स्टेट बोथ कैन लेजिस्लेट, ठीक है, ऐसा तो आपको पता ही है। लेकिन एक्सिक्यूशन ओनली एंड ओनली स्टेट के द्वारा होता है, ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि दोनों मिल के बनाते हैं इस पे, दोनों अलग अलग भी बनाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पे, और कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, अलग बात है, लेकिन एक्सिक्यूशन ओनली स्टेट के द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट MCQ बनता है, ठीक है, कि एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ ऑन द मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट रेस्ट विथ होम, रेस्ट विथ स्टेट्स। वो चाहे किसी ने भी बनाया हो, सेंटर ने भी लेजिस्लेशन बनाया हो, लॉ बना दिया हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एक्सिक्यूट कौन करेगा, तो स्टेट करेगा, एक्सेप्ट व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज देयर, या फिर मतलब जहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि सेंटर को स्पेशली पावर दिया जाता है कि भाई आप ही एक्सिक्यूट कीजिए कॉन्करेंट लिस्ट पे भी, वैसे केस को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे केस में स्टेट्स ही करेंगे एक्सिक्यूशन भी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर। तो क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं ये देख लीजिए। एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट, तो ऑब्लिगेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज्ड इन ए वे, ये ऑब्लिगेशन है सेंटर और स्टेट का दोनों का, कि इसको कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ। देखिए बात को समझिए, मान लीजिए कि एक्सिक्यूटिव पावर है स्टेट का अपना एक्सिक्यूटिव पावर है, वो अपने लिस्ट पे एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों पे एक्सिक्यूशन करता है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं इसका ऑब्लिगेशन है, इसकी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट के लॉ को, पार्लियामेंट के एग्जिस्टिंग लॉ को ये वायलेट ना करे, उसके साथ उसके कंप्लायंस में ही एक्सिक्यूशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है ऑब्लिगेशन की बात करें, एज नॉट टू इम्पीड और प्रीजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर इन द स्टेट। तो देखिए अपने एक्सिक्यूशन पावर को निभाते हुए साथ में स्टेट को ये भी इंश्योर करना है कि कहीं सेंटर का एक्सिक्यूटिव पावर को ये कहीं ना कहीं इम्पीड ना करे या फिर उसको सुपरसीड प्रिजुडिस ना करे, ठीक है, ऐसा ध्यान में रखना, ये ऑब्लिगेशन है। आर्टिकल 365 कहता है कि, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 365, इसी के आधार पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है कई बार। और क्या है वो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हिसाब से जहाँ पे स्टेट काम नहीं करती है, उसका ग्राउंड क्या निकालते हैं कि वेयर एनी स्टेट हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन गिवन बाय सेंटर के डायरेक्शन को अगर फॉलो नहीं करता है स्टेट, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर है कि वहाँ पे वो टेक ओवर कर ले एज ए प्रेसिडेंट रूल, इस ग्राउंड पे कि इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को नहीं मान रहा है, जहाँ पे क्लियरली लिखा गया आर्टिकल 365 में कि स्टेट को मानना पड़ेगा सेंटर के डायरेक्शन को, स्टेट उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। तो ऐसा मान लीजिए एक्सिक्यूशन में वो करे सेंटर स्टेट
कि वो कंप्लाई ना करे पार्लियामेंट के रूल को या फिर उसके एग्जीक्यूटिव पावर को प्रिजुडिस करे, इम्पीड करे, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये बात समझने वाली है। नेक्स्ट है सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट। सेंटर का क्या क्या डायरेक्शन है स्टेट्स के लिए, क्या कहा जाता है स्टेट को? स्टेट को डायरेक्शंस देती है सेंटर कि आपको कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन करना है। स्पेशली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन इटसेल्फ हो सकता है। डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल और मिलिट्री इम्पोर्टेंस बाय स्टेट। ठीक है, देखिए सेंटर क्लियरली डायरेक्ट करती है स्टेट को कि भाई आपको जो कम्युनिकेशन के मीन्स है जो कि नेशनल एंड मिलिट्री इम्पोर्टेंस के हैं, उनका कंस्ट्रक्शन करना है और उनका मेंटेनेंस भी करना है। तो ये स्टेट सेंटर के तरफ से एक्सिक्यूशन का डायरेक्शन है। ये किस चीज़ का डायरेक्शन है? एक्सिक्यूशन का। एक्सिक्यूट करना है स्टेट को, और डायरेक्ट कौन कर रहा है? सेंटर डायरेक्ट कर रहा है। सेंटर आदेश दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि स्टेट को कंस्ट्रक्ट करना है और मेंटेन करना है। किस चीज़ को? कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, जो कि नेशनल या फिर मिलिट्री इम्पोर्टेंस की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो डायरेक्शन है सेंटर का स्टेट के लिए, जो काम बताया जा रहा है स्टेट को क्या करना है, प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट। तो रेलवे किसकी प्रॉपर्टी है? सेंटर की प्रॉपर्टी है। रेलवे मैटर किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है, जिसपे सेंटर लेजिस्लेट करती है। तो लेकिन स्टेट में क्या एक्सिक्यूशन भी सेंटर करेगी? नहीं, यहाँ पे सेंटर डायरेक्ट करती है कि भाई स्टेट आप एक काम करो, प्रोटेक्शन होना चाहिए आपके स्टेट में। जो हमारी लाइन बिछी है रेलवे की, चाहे लाइन हो चाहे ट्रेन हो, जो भी हो, रेलवे से जुड़ी जो भी सामग्री है, जो भी मशीनरी है, सबका प्रोटेक्शन आप करोगे, आपके स्टेट में है। तो ये भी डायरेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट डायरेक्शन जो है, इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स इन द स्टेट। तो स्टेट को ये भी डायरेक्ट करती है सेंटर कि भाई आपको इंश्योर करना है कि जो आपके यहाँ प्राइमरी स्टेज में जो एजुकेशन होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, वहाँ पे जो मीडियम होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, वो मदर टंग में होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। ये भी आदेश है, ये मैटर आता है हालांकि सेंटर के लिस्ट में, लेकिन ये यहाँ पे एक्सिक्यूशन के लिए डायरेक्शन दिया जाता है सेंटर के द्वारा स्टेट को। नेक्स्ट है, एंड स्पेसिफाइड स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द। ये भी मतलब इसके साथ ही ये पार्ट है कि भाई आपको स्पेसिफाइड स्कीम्स जो है सेंटर की वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उसको भी आपको देखना है, उस पर भी आपको एक्सिक्यूशन करना है। ये सारा आदेश है सेंटर का स्टेट को। तो देखिए हमारे डेफिनेटली इन सब बातों से क्या निकल के आता है, सेंटर स्टेट रिलेशन में बात यही निकल के आती है कि सेंटर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। नेक्स्ट है म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। कुछ म्यूचुअली भी एक्सचेंज कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन आपस में। कौन कौन लोग? सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, सेंटर और स्टेट म्यूचुअली मतलब आपसी सहमति से कुछ फंक्शंस एक दूसरे के एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब सेंटर का फंक्शन स्टेट कर लेता है, स्टेट का फंक्शन सेंटर कर लेता है, बट दोनों के एग्रीमेंट पे ही होता है ये। ठीक है, मतलब सेंटर एग्री करना चाहिए। अगर स्टेट चाहे कि मेरा फंक्शन सेंटर कर दे तो इसके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी होगा। या फिर स्टेट को अगर सेंटर दे रहा है टास्क कि भाई मेरा फंक्शन आप कर दो, तो स्टेट उसको एग्री करना चाहिए। तो ये करता कौन है? प्रेसिडेंट में विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट टू दैट गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंटर। ठीक है, एंड कन्वर्सली उल्टा तौर पे देखें तो गवर्नर स्टेट का में ऑल्सो डू द सेम थिंग। मतलब वो भी क्या करेगा कि स्टेट का पावर दे देगा अगर सेंटर एग्री है कि भाई आप ही एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट है इंटरेस्टमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंटर टू ए स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑल्सो इज पॉसिबल। ठीक है, डेलीगेशन इज बाय पार्लियामेंट। देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक छोर पे लिख देता हूँ सेंटर और दूसरे पे स्टेट। तो मैंने इसमें बताया म्यूचुअल डेलीगेशन में कि म्यूचुअली दोनों आपस में चेंज कर सकते हैं अपने अपने फंक्शंस को,
मतलब इसके फंक्शन को ये निभा सकता है अगर ये एग्री है, इसके फंक्शन को ये निभा सकता है अगर ये एग्री है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन पार्लियामेंट को सेंटर को एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया है कि वो चाहे तो स्टेट अगर एग्री नहीं भी करता है, ठीक है, तब भी अपने फंक्शन ये इसको दे सकता है, तब भी अपने ये फंक्शन को इसको दे सकता है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पावर है सेंटर के पास। लेकिन स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। स्टेट अगर सेंटर ना चाहे तब अगर अपना एक्सचेंज करना चाहे पावर, तो ये नहीं कर सकते भाई साहब, इसको ये टास्क नहीं दे सकते। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगेन ये दिखाता है कि सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स किस किस मैटर में करते हैं? तो भाई पार्लियामेंट को पावर है, कोऑपरेशन के तौर पे ये करता है। पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे होता है। पार्लियामेंट के अगर बात करें कोऑपरेशन के मामले में क्या करता है स्टेट के साथ, तो यहाँ पे ये करता है एडजुडिकेशन, मतलब निर्णय देता है, फैसला देता है ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेनेंट वाटर ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर। जैसे कि स्पेशली अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर के ऊपर डिस्प्यूट है, तो यहाँ पे फैसला कौन देता है? दोनों स्टेट नहीं देती हैं, सेंटर देता है। इसको कहते हैं कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट, और एग्जांपल देखते हैं सेंटर और स्टेट के कोऑपरेशन का। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 263 क्या करते हैं? ये एक इंटर स्टेट काउंसिल्स की स्थापना करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल क्या है? बेसिकली 1990 में गठन भी हुआ था इसका। ये जितने भी स्टेट्स हैं एक काउंसिल बना दो और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे बुला लो, ठीक है। इंटर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे बुला लो, और ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे ये होता है। यहाँ पे क्या होता है? म्यूचुअल कॉमन इंटरेस्ट की जो सब्जेक्ट्स होती हैं उन पे चर्चा होती है कोऑपरेशन के तौर पे, और उसमें मान लो कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कशन के द्वारा, इसमें एग्रीमेंट के द्वारा म्यूचुअली सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। दिस इज ऑल्सो इनिशिएटिव बाय सेंटर फॉर द कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। तो ये भी एक इनिशिएटिव है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। Full faith and credit to be given to the public acts, records and judicial proceedings of center and every state। इसका मतलब ये है कि जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है या फिर पब्लिक एक्ट्स होती हैं सरकार की, दोनों लेवल पे, सेंटर और स्टेट की लेवल पे, पब्लिक एक्ट्स क्या हो गया? मतलब पब्लिकली किया गया कोई काम सेंटर के द्वारा। रिकॉर्ड्स सेंटर की भी होती हैं, स्टेट की भी होती हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग दोनों से रिलेटेड हो सकती है, जुडिशरी की सेंटर से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड। तो इसमें कोऑपरेशन के तौर पे होता ये है कि दोनों को रेस्पेक्ट दिया जाता है, क्रेडिट मिलता है, फेथ मिलता है कि भाई लीक नहीं करेंगे सेंटर के मैटर को, स्टेट के मैटर को सेंटर नहीं लीक करेगा जिस एरिया में भी हुआ है। तो ये भी एक गुड जेस्चर की तरह माना जाता है। कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स का ये पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, बट नो सच अथॉरिटी हैज बीन अपॉइंटेड। हालांकि ये सब कुछ है, प्रावधान में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान में है कि पार्लियामेंट एक अपॉइंट कर सकती है अथॉरिटी को, अथॉरिटी बना देगी ताकि किन मैटर को देखा जा सके? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स। ये किसके बीच में होता है? स्टेट्स के बीच में होता है। ट्रेड किसके बीच में? स्टेट्स के बीच में होता है। सेंटर तो ऊपर बैठा है। तो इसके लिए कुछ अथॉरिटी बना के प्रोविजंस निकाले जाए ताकि ये स्मूथली चलता रहे, लेकिन आज तक ऐसी अथॉरिटी नहीं बनी है। तो एक प्रोविजन है बट अथॉरिटी नहीं बनी है। एनीवे, अब देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या कोऑपरेशन होता है सेंट्रल स्टेट के द्वारा। ये भी एक मीन है, एक टूल है जिसके द्वारा सेंट्रल स्टेट का रिलेशन
मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ये भी एक रिलेशन को दिखाने वाला टूल है। ये बात करें तो स्टेट के पावर को कम भी करता है ये, बट एक रिलेशन डेफिनेटली अफेक्ट करता है, चाहे गुड जेस्चर में करे चाहे बैड जेस्चर में करे, इसलिए जानना तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सेपरेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन है दोनों लेवल पे। जैसे सेंट्रल लेवल पे क्या है, सेंट्रल लेवल पे है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो और करोगे, सक्सेसफुल भी हो जाओगे मुझे पता है, बट बस मुझे भूल मत जाना। दूसरा ये है कि दूसरे लेवल पे, स्टेट्स लेवल पे होती हैं वो, जैसे कि अब मान लो अगर बात करें वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे बात करें झारखंड की झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र की ऐसे लिखेंगे एमपी की एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे करके हर स्टेट की सर्विस कमीशन है, ठीक है। तो दोनों लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी है और सेंट्रल लेवल पे भी है। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस देयर आर ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि पहले तो 2 थी 1966 तक, बाद में एक और ऐड कर दिया आईएफएस को, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को बाद में ऐड किया। पहले ये 2 ही थी, आईएएस और आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। ये है क्या भैया ऑल इंडिया सर्विसेज का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है ऑल इंडिया सर्विसेज? देखिए, जो टॉप पोजीशंस होती हैं, जो कि माना जाता है कि आईएएस होते हैं, आईपीएस और आईएफएस को टॉप पोजीशन माना जाता है और की पोस्ट माना जाता है, दोनों लेवल पे, सेंटर और स्टेट लेवल पे ये काम करते हैं, आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस। ऐसा नहीं है कि आप आईएएस को बोल रहे हो कि यार ये तो बस सेंट्रल लेवल पे ही काम करेगा, सेंटर के लिए काम करेगा, दिल्ली में ही बैठेगा, ऐसा नहीं है। आईएएस आईपीएस और आईएफएस दोनों लेवल पे काम करते हैं, सेंटर पे भी काम करते हैं, स्टेट पे भी काम करते हैं। जो डीएम होता है वो कौन होता है, आईएएस होता है कि नहीं आपके स्टेट में, आपके ज़िले में देखा होगा आपने। जो आईपीएस होता है, जो एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं जिसको, वो कौन होता है, आईपीएस होता है कि नहीं। कैबिनेट में कौन बैठता है सेक्रेटरीज के तौर पे, डिफरेंट डिपार्टमेंट में कौन बैठता है, आईएएस बैठते हैं कि नहीं। तो दोनों लेवल पे बात ये काम करते हैं, ठीक है। बट अगर बात करें इनके रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की तो सेंटर के द्वारा होते हैं ये रिक्रूट और ट्रेंड, ठीक है, नॉट बाय स्टेट, बट काम करते हैं दोनों लेवल पे, ठीक है। अगर इनको बात करें कि कंट्रोल कौन करता है इनके ऊपर, तो दोनों करता है इनके ऊपर कंट्रोल, सेंटर और स्टेट का दोनों का है। लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल है, जिसको कहते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह, सर्विस में क्या कमी है और उसके मतलब उसका बाकी सारी चीज़ें, अल्टीमेट कंट्रोल पनिशमेंट से रिलेटेड, मान लो अगर पनिश करना है किसी आईएएस अधिकारी को तो सेंटर ही करेगा, स्टेट नहीं करेगा। अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में है, ठीक है। तो अगेन अगर बात करें आईएफएस, तो मैंने आपको डेटा बताया था कि 1966 में आईएफएस ऐड हुआ था, 1947 में ये दोनों सर्विसेज के नाम दूसरे थे, पहले चेंज करके आईएएस और आईपीएस किया गया था। तो ये 1947 से एडेड थे, और बाकी ये जो बाद में ऐड हुआ था ये 1966 में हुआ था, थर्ड ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 312 क्या कहता है, ये कहता है कि पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। ये देखो बात समझो, आर्टिकल 312 कहता है कि पार्लियामेंट जो है ना वो नई, इनके अलावा मतलब 3 जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इनके अलावा भी एडिशनल ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है। बट उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए प्री कंडीशन ये है कि राज्यसभा को एक रिजोल्यूशन बना के देना पड़ेगा कि साहब ऐसा है कि हमें चाहिए एक और टॉप पोजीशन के अधिकारी, एक और ऑल इंडिया सर्विसेज चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा राज्यसभा नहीं करेगी, क्योंकि ये स्टेट और सेंटर के रिलेशन को अगेन अफेक्ट करता है, बिकॉज आईएएस आईपीएस और जो आईएफएस होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, अल्टीमेट कंट्रोल होता है सेंटर के हाथ में। तो एक टूल की तरह यूज करता है सेंटर स्टेट्स को दबाने में, उनके राइट्स को छीनने में। एनीवे, मज़ेदार पॉलिटी, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म विच ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या करता है, वायलेट करता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। डेफिनेटली, बिकॉज सेंटर के कंट्रोल में होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज वाले, और सेंटर चाहे तो इनमें स्टेट के पावर्स को दबाया जा सकता है।
बट ये सपोर्ट किया जाता है कैसे, कंट्री में सपोर्टेड है ऑन द ग्राउंड दैट दे हेल्प इन मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज सेंट्रल लेवल के अधिकारी होते हैं तो इनका स्टैंडर्ड, इनका चयन भी मतलब बहुत टफ होता है। एक IAS अधिकारी बनना इतना आसान नहीं होता, UPSC की एग्जामिनेशन क्लियर करनी होती है जो आप तैयारी कर रहे हो, बट मोटिवेटेड रहो, इतना भी मुश्किल नहीं है, सही बता रहा हूँ। अरे मेहनत करने वालों के लिए क्या है यार, कुछ भी नहीं है। जो बंदा जिसका सोच ही बस IAS IPS का ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो देख लो भाई कितना इंपॉर्टेंट है, सेंटर एज वेल एज स्टेट्स दोनों में। देन दे हेल्प टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री, बिकॉज ये दोनों के लिए काम करते हैं तो, और एक ही के द्वारा चुने जाते हैं। इनका कहीं ना कहीं कंट्रोल सेंटर के हाथ में है, तो इनके जो काम होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसमें ये काम करते हैं वहाँ पे काम यूनिफॉर्म वे में होता है, ऐसा नहीं कि एक कुछ और कर रहा है दूसरा कुछ और कर रहा है, ये बड़े ही फ्लो में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे फैसिलिटेट लाइजन कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन एंड जॉइंट एक्शन ऑन द इशू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। डेफिनेटली नो डाउट, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो ये सारी बातें अगले स्लाइड। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टूल है वो है पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी एक टूल की तरह काम करता है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के लिए। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी सेंटर का डोमिनेंस ज़्यादा है, इस बात को समझना पड़ेगी। हर जगह सेंटर का डोमिनेंस ज़्यादा मिलेगा। कैसे ज़्यादा है यहाँ पे देखो, अगर बात करें चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट वाली, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC स्टैंड्स फॉर व्हाट, दिस स्टैंड्स फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके चेयरमैन और मेंबर जो होते हैं वो अपॉइंट तो किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, लेकिन दे आर फायर्ड अप बाई या फिर दे आर रिमूव्ड बाई ओनली बाई प्रेसिडेंट। तो देखिए भले सिलेक्शन कर रहे हैं गवर्नर यहाँ पे, लेकिन गवर्नर भी कौन होते हैं, चुने जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ही, तो सेंटर के ही रिप्रेजेंटेटिव है एनीवे। बट ये अपॉइंट कर रहे हैं इनके चेयरमैन और मेंबर्स को, लेकिन रिमूव किसके द्वारा किया जा रहा है, प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे भी स्टेट को ज़्यादा पावर नहीं दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई पब्लिक सर्विस कमीशन वाला काम कर रहा है और वो सेंटर के हित में काम कर दिया उसने, तो उसको फायर अप स्टेट नहीं कर सकता, उसको निकाल स्टेट नहीं कर सकता। कौन निकालेगा, प्रेसिडेंट निकालेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेंटर को ज़्यादा पावर है। पार्लियामेंट के पास एक पावर है, पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकता है क्या, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स ऑन द रिक्वेस्ट। कई बार क्या होता है कि 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट, 2 और मोर देन 2 स्टेट्स समटाइम रिक्वेस्ट करती हैं सेंटर से कि सर हमें चाहिए ज्वाइंट स्टेट पार्लियामेंट पब्लिक सर्विस कमीशन, हमें सिंगल अलोन नहीं चाहिए, ज्वाइंट हमें चाहिए। तो ऐसे रिक्वेस्ट में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है ज्वाइंट वाला, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके चेयरमैन और मेंबर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। इसका जो चेयरमैन और मेंबर होंगे इसका अपॉइंटमेंट स्टेट के द्वारा नहीं होगा, बिकॉज 2 से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व हैं। तो इससे अच्छा है कि प्रेसिडेंट को ही पावर दे दिया जाए। तो ये क्वेश्चन आता है MCQ में, आ सकता है कि अगर ज्वाइंट है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वैसे केस में उनके चेयरमैन और मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा, तो आंसर भैया गवर्नर मत मारना, प्रेसिडेंट मार देना। नेक्स्ट है UPSC कैन सर्व द नीड ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। UPSC भी इनकी मदद करती है कई बार। अगर मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि स्पेशल हेल्प चाहिए UPSC का स्टेट को, तो वहाँ पे हेल्प मिल सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है UPSC असिस्ट द स्टेट व्हेन रिक्वेस्टेड बाय 2 और मोर स्टेट। ऐसा नहीं कि सिंगल रिक्वेस्ट पे, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर रिक्वेस्ट करती हैं, इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ ज्वाइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज फॉर विच कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग स्पेशल क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, तो UPSC असिस्ट करती है, ठीक है। इसमें पॉइंट यही है कि 2 या 2 से ज़्यादा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ये भी एक टूल है जो कि सेंटर और स्टेट रिलेशन को अफेक्ट करता है। किस तरीके से करता है, देखिए हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी तो है एट द लेवल ऑफ व्हाट, एट द लेवल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव।
दोनों लेवल पे डुअल पॉलिटी है। यहाँ पे सेंटर भी लेजिस्लेट करता है, अपने लॉ बनाता है, सेंटर भी अपने एक्सिक्यूशन करता है, और यहाँ पे स्टेट भी लेजिस्लेट करते हैं, अपने लॉ बनाते हैं, उसको एक्सिक्यूट भी करते हैं। लेकिन क्या जुडिशियल जो पावर है वो दोनों लेवल पे है? तो देयर इज़ नो डुअल पॉलिटी इन द जुडिशियल सिस्टम। हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। टॉप पे सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये सब ये लेवल है, लेकिन ये है इंटीग्रेटेड। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट इनको फॉलो करता है, सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट करता है हाई कोर्ट को, ये फर्दर हाई कोर्ट नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। तो ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, इंटीग्रेटेड है। तो बात ये है कि नो डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इन्फोर्स करता है दोनों लेवल के लॉ को, सेंट्रल लॉज को भी एज वेल एज स्टेट लॉज को भी। एंड जो जजेस होते हैं स्टेट हाई कोर्ट के, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। याद रखना, इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बनता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट के जज को की नियुक्ति कौन करता है? खाली ऑप्शन में है तो प्रेसिडेंट मार देना, ओनली प्रेसिडेंट ही ऑप्शन में, तो प्रेसिडेंट आंसर हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट नहीं है, खाली ऐसा है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड गवर्नर, तो ये आंसर होगा, प्रेसिडेंट खाली नहीं होगा। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एंड जो इनका ट्रांसफ़र करने का, रिमूव करने का इनको पावर है, वो भी प्रेसिडेंट को ही है, गवर्नर इसको रिमूव नहीं करते हैं। अपॉइंटमेंट हमेशा याद रखना, जजेस जो हाई कोर्ट के होते हैं गवर्नर के द्वारा नहीं होता है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। कंसल्टेशन डेफिनेटली होता है गवर्नर के साथ। और इनको हटाना भी किसका रोल है? तो प्रेसिडेंट का ही। पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट, तो पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर है कि कॉमन हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है, जैसे पंजाब के लिए और चंडीगढ़ के लिए है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। देन ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ऐसे करके एग्जाम्पल है। तो कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा स्टेट के, सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी हो सकता है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी मिला के भी हाई कोर्ट्स होते हैं, जिसमें 2-3 यूनियन, दो स्टेट्स, एक यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। आगे बढ़ते हैं, अब एक अगला टूल डिस्कस कर लेते हैं जो कि सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन को दिखाता है। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो ये रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज, स्टेट और सेंटर के बीच में कैसा रिलेशन रहता है जब इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी भी अलग अलग तरीके की होती है। तो देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो लगती है ये अंडर आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रोविज़न है, और यहाँ पे सेंटर जब भी ये लगता है ना नेशनल इमरजेंसी, तो सेंटर के पास अल्टीमेट पावर आ जाते हैं। इट बिकम्स entitled to give executive directions to a state in any matter। पूरा स्टेट बहुत, मतलब सेंटर बहुत पावरफुल हो जाता है। बट स्टेट का लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन डायरेक्टली कंट्रोल में आ जाता है सेंटर के। सेंटर जो चाहे वही करता है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी में सेंटर ऑल पावरफुल हो जाता है। क्या होता है जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, जो एक तरीके की इमरजेंसी ही है, ये आर्टिकल 352 में डील की जाती है प्रेसिडेंट रूल को। तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, तो प्रेसिडेंट एज्यूम कर लेते हैं सीधे खुद को फंक्शन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को। डायरेक्टली प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है स्टेट, और स्टेट को रूल करते हैं प्रेसिडेंट, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल। यहाँ पे ये वैसा नहीं है जहाँ पे सेंटर को ऑल पावरफुल होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा रूलिंग होती है। क्या होता है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 360? तो 3 आर्टिकल तो याद ही कर लेना इमरजेंसी से। 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है, 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल है, और लास्ट है अंडर आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो ऐसे केस में स्टेट को ऑब्जर्व करना पड़ता है कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, मतलब जो सेंटर डिसाइड करता है कि क्या अब आपका फाइनेंशियल मॉडल होना चाहिए, क्या कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी होनी चाहिए,
वही स्टेट्स को फॉलो करना होता है। और स्टेट्स को बेसिकली फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, बिकॉज फाइनेंशियल इमरजेंसी हुई है वहाँ पे। एंड प्रेसिडेंट कैन गिव एनी अदर नेसेसरी डायरेक्शंस इंक्लूडिंग द रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट एंड द हाई कोर्ट जजेस। तो कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो भी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कट जाती है, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी रिड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट है अदर प्रोविज़न। तो कुछ अदर प्रोविज़न है जो कि सेम चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को दिखाते हैं। तो उसमें है आर्टिकल 355। ये 2 ड्यूटी इम्पोज करता है सेंटर के ऊपर कि भाई सेंटर आपका जो रिलेशन है स्टेट से रिलेटेड, इसके रिलेटेड हम 2 टास्क आपको देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये। पहला कि सेंटर को प्रोटेक्ट करना है एवरी स्टेट एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से। तो पहला टास्क तो ये है कि भाई सारे स्टेट को, सेंटर को ही प्रोटेक्ट करना है। जब भी एक्सटर्नल अग्रेशन, मान लो किसी देश ने सपोज पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और अटैक हो गया राजस्थान सेक्टर में, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? क्या राजस्थान सरकार प्रोटेक्ट करेगी? नहीं, सेंटर अपनी मिलिट्री भेजेगी, सेंटर ही प्रोटेक्ट करेगी। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो गया, मान लो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया, लोगों ने आर्म उठा लिए, आर्म रिबेलियन हो गए सब वहाँ पे देश राजस्थान में सरकार से ही लोग लड़ने लगे, तो वैसे केस में प्रोटेक्शन कौन देगा? सेंटर ही देगा। दूसरा रोल ये है, दूसरी ड्यूटी सेंटर के पास ये है कि स्टेट के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको इंश्योर करना है सेंटर को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। और ये इंश्योर करता है कौन? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर इंश्योर करता है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब भी कोई दिक्कत लगती है, गवर्नर को ऐसा लगता है कि भाई स्टेट का जो सरकार है, स्टेट का जो गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो गवर्नर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को इंटीमेट कर देते हैं कि भाई गड़बड़ है साहब। और ये इंश्योर करना बेसिकली सेंटर का काम है, और सेंटर करवाता है गवर्नर के द्वारा। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के, इसीलिए इनको अपॉइंट किया जाता है कि एज ए आप स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करो और हमें बताओ। और ये एन एजेंट ऑफ सेंटर की तरह काम करते ही हैं। और इनका रोल ये भी है, गवर्नर बेसिकली पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भी देते रहते हैं सेंटर के रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं स्टेट लेवल के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नर के द्वारा। लेकिन रिमूव किसके द्वारा किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। ये भी आप याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस हैं जिसके द्वारा सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन डिसाइड किया जाता है। ये कई सारे इसमें एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, कॉन्फ्रेंसेस कई बार सेंट्रल लेवल पे हुई हैं, उनको देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 के बाद नहीं है, उसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। तो अभी प्लानिंग कमीशन तो नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है जो कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। ठीक है, और नीति आयोग आज भी करता है। नीति आयोग को कहते हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए सबसे बेटर इंस्टीट्यूशन है, ऐसा माना जाता है। खैर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बड़े डीप में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस का मतलब ये है कि इनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये एडवाइजरी बॉडीज़ बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, उसके द्वारा बनी हुई हैं। अगला है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल है जो कि मीटिंग करवाता रहता है। डेवलपमेंट से रिलेटेड मुद्दों पे इस पे चर्चा होती है। इसमें स्टेट्स के सीएम्स वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। अगला है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट, जोनल काउंसिल्स, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है, देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, सेंट्रल फैमिली वेलफेयर काउंसिल, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये सब कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस हैं जो कहीं ना कहीं सेंटर एंड स्टेट के रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एग्जांपल लीजिए, इसका काम क्या है? अभी हालांकि इसको बीच में चल रहा था कि इसको हटा देंगे, इनफैक्ट अभी हटा भी दिया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। लेकिन बात ये है कि एक समय ये कमीशन रहा है और ये करता क्या था, ये ग्रांट देता था यूनिवर्सिटीज़ को, चाहे स्टेट लेवल की हो, जिस स्टेट में भी बन रही हो कहीं पे। ग्रांट कहाँ से मिलता था? ये कमीशन से मिलता था। कहीं ना कहीं स्टेट और सेंटर के रिलेशन के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि कुछ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कुछ आज के डेट में बंद भी हो गए हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। ये तो एनुअली या फिर अदरवाइज कभी कभार होते रहते हैं। टू फैसिलिटेट द सेंटर एंड स्टेट कंसल्टेशन, आपस में कंसल्टेशन ज़रूरी है। अगर आप मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए तो स्टेट्स का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि खाली सेंटर काम कर रही है, स्टेट का सपोर्ट ना मिले। सपोर्ट के लिए कंसल्टेशन ज़रूरी है, तभी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो जो इनमें इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस होते हैं इस कंसल्टेशन के लिए, वो है द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि प्रिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें सारे स्टेट के गवर्नर्स भाग लेते हैं और प्रेसिडेंट वहाँ पे बैठे रहते हैं एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और डिस्कशन होती है, मुद्दों पे बातें होती हैं। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, इसको प्रिसाइड किया जाता है, प्रिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सारे देश के जो स्टेट्स हैं हमारे देश के, उनके चीफ मिनिस्टर्स भाग लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर के अध्यक्षता में ये चलता है कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट जो है द चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस, यहाँ इसको प्रिसाइड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए, अधिकारियों में सबसे बड़े पोस्ट पे जो पहुंचने वाला अधिकारी होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी, आईएएस अधिकारी जनरली होते हैं ये। और ये कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा लेवल है ये। कैबिनेट सेक्रेटरी मैक्स आपका, मान लो अगर आईएएस बनोगे तो मैक्स आपका अचीवमेंट होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। कैबिनेट लेवल पे बैठते हैं ये, और सब जितने गवर्नमेंट के फंक्शंस, मतलब मिनिस्ट्रीज़ के मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना, कैबिनेट की मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, उसका एजेंडा डिसाइड करना, वो सब कैबिनेट सेक्रेटरी के हाथ में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के चीफ हैं ये। चीफ सेक्रेटरीज़ का जो अलग अलग सेक्रेटरीज़ के हैं, स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज हों, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी के प्रेसिडिंग में कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होता है, और यहाँ से भी बहुत सारे इनपुट्स और आउटपुट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, आईजी ऑफ पुलिस। स्टेट में आईजी होते हैं, आपको पता होगा, इंस्पेक्टर जनरल हर स्टेट में होते हैं। तो इनका भी अपना आपस में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये, एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो इनका भी कॉन्फ्रेंस ज़रूरी है और ये होता है एज ए कॉन्फ्रेंस। देन नेक्स्ट है द चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस, हाई कोर्ट से जितने उनके सबके चीफ जस्टिस हैं और उनका भी आपस में, ताकि लॉ की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, तो कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप डिस्कशन आना चाहिए। कुछ रॉन्ग्स है, राइट्स हैं, उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, तो इसको प्रिसाइड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन कॉन्फ्रेंसेस ऑफ वाइस चांसलर्स, जो यूनिवर्सिटीज़ के हेड होते हैं, उनका भी कॉन्फ्रेंस होता है। देन होम मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस, ठीक है, स्टेट के होम मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस, और इसको जो सेंट्रल लेवल पे होम मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल होम मिनिस्टर इसको प्रिसाइड करते हैं। देन आता है लॉ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, हर स्टेट में लॉ मिनिस्टर होते हैं, इनको प्रिसाइड करते हैं सेंट्रल लॉ मिनिस्टर्स, और चर्चा चलती है। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस है जो कि सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस को और मजबूत बनाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे ये भाग ख़त्म होता है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी पढ़ लिया, हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन पहले ही पढ़ लिया था। अब अगले वीडियो में हम फाइनेंशियल रिलेशनशिप पढ़ेंगे जो कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में है, और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट कमीशंस बैठे हैं रिलेटेड टू द सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। स्पेशल है इसमें सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, राजमन्नार कमीशन, इन सब की बात कर लेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। और यार प्यार बांटो, थोड़ा सा इसको शेयर वेयर करो। दैट्स ऑल, बाय।